Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. This is your lecture number 5 of compiler construction. और लेक्चर नंबर 5 शुरू करने से पहले मैं आपको रिवाइज़ कराऊँ कि हमने लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने ट्री ड्रॉ करना सीखा था। और ट्री में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग सबसे पहले सिंटैक्स ट्री और फिर उसके बाद हम लोग उसका एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको एंड में एक बात समझाई थी कि असल में ये जो हमने सारा प्रोसेस पढ़ा था ये हम लोगों ने फ्रंट एंड का प्रोसेस पढ़ा था, ठीक है। सो असल में हम लोगों ने इस कोर्स के अंदर हमारे इस कोर्स का जो पहला पार्ट था वो बेसिकली फ्रंट एंड ही था। तो जो मैंने आपको जो सारा प्रोसेस बताया ये बेसिकली फ्रंट एंड का था, जिसके अंदर सबसे पहले स्कैनर देखें, फ्रंट एंड के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्कैनर, एक होता है पार्सर, ठीक है। देखें ओवरऑल कंपाइलर के हमने अभी तक हमने पढ़ा था कि ओवरऑल कंपाइलर के दो पार्ट्स होते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड, जिसमें से हम लोग डिस्कशन कर रहे थे फ्रंट एंड के बारे में। और मैंने आपको फ्रंट एंड के बारे में बताया था कि फ्रंट एंड के दो पार्ट्स होते हैं, एक स्कैनर होता है और एक पार्सर होता है। स्कैनर क्या करता है फ्रंट एंड में, स्कैनर टोकन्स बनाता है, टोकनाइजेशन करता है, और फिर पार्सर क्या करता है, वो इन्हीं टोकन्स के जरिए हमारे पास पार्सिंग ट्री कंस्ट्रक्ट करता है। और हमने लास्ट टाइम एक एग्जाम्पल भी देखी थी, अगर आप रिकॉल करें, जिसमें हम लोगों ने देखा था ये एक कंप्लीट पिक्चर है फ्रंट एंड की, कि फ्रंट एंड में सबसे पहले टोकन्स बनते हैं, फिर हमारे पास पार्सर की आउटपुट बनती है। इन दोनों को यूज़ करते हुए, टोकन्स को और पार्सर के आउटपुट को यूज़ करते हुए हम लोग पार्सिंग ट्री बनाते हैं। और जो इसकी कंसाइज फॉर्म होती है या जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है उसको हम लोग AST या एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका पिछला लेक्चर था जो मैं आपको रिवाइज कराना चाह रहा था। तो ऑल इन ऑल हम लोगों ने कंपाइलर का फ्रंट एंड जो है वो डिस्कस कर लिया। आज हमारा जो लेक्चर हम लेक्चर नंबर 5 पढ़ रहे हैं उसमें आज हम लोगों ने देखना है कि कंपाइलर का बैक एंड कैसा होता है, ठीक है। हम इसको कम्प्लीटली तो नहीं अभी पढ़ रहे, लेकिन मैं आपको बैक एंड की बेसिक्स बताऊंगा, और मैं बताऊंगा कि बैक एंड वो कौन से मेजर ऑपरेशंस हैं जो बैक एंड बेसिकली परफॉर्म करता है। उसके बाद आज हम थोड़ा सा एक डिस्कशन करेंगे इंट्रोडक्शन टू 3 फेज कंपाइलर या 3 पास कंपाइलर। अभी तक हमने देखा कि हमारे पास कंपाइलर की सिर्फ 2 स्टेजेस थी, एक था फ्रंट एंड, दूसरी स्टेज है बैक एंड, जो कि आज हम पढ़ेंगे। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी कंपाइलर है जिनमें 3 स्टेजेस होती हैं, फ्रंट एंड होता है, फिर उसके बाद मिडल एंड होता है, और देन हमारे पास बैक एंड होता है, जो क्या, और हमने इसको आज एक्सप्लेन मतलब नहीं करना, हमने सिर्फ इसको डिस्कस करना है। समरी मैंने आपको वैसे तो बता दी, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ कि हम लोगों ने बेसिकली वर्किंग देखी है किसकी, फ्रंट एंड की। और हमें पता है कि फ्रंट एंड क्या करता है, स्कैनिंग करता है, मतलब टोकन्स बनाते हैं, और फिर पार्सर के जरिए ट्री बनाता है। और हमने ये भी देखा कि हम लोग टोकन्स बनाते कैसे हैं, जो भी हमारे पास कोड होता है उसके हम टोकन्स कैसे बनाते हैं। वो आपने देखा था कि हम लोग किसका इस्तेमाल करते थे, CFG का, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का, जिसमें हमारे पास टर्मिनल और नॉन टर्मिनल सिंबल्स होते थे, और उसकी मदद से फिर हम लोग टोकनाइजेशन करते हैं और फिर हम लोग पार्सिंग ट्री बनाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाइलर का बैक एंड। मैं आपको रिवाइज करा दूं कि कंपाइलर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक हमारे पास जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट एंड, और दूसरा जो हमारे पास पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं बैक एंड। मैंने आपको बता दिया कि फ्रंट एंड हम लोग जो है वो देख चुके हैं, और फ्रंट एंड में हमने 2 चीज़ें देखी थी कि सबसे पहले तो हमारे पास स्कैनिंग कैसे होती है, SC का मतलब स्कैनिंग है, और फिर PAR मतलब पार्सिंग कैसे होती है, ये हम 2 चीज़ देख चुके हैं। अब हमारे पास कोड किसके पास जाएगा, यही जो पार्सिंग ट्री हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया, ये एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री हमने बनाया। आपको बताया कि असल में पहले टोकन्स होते हैं, फिर हमारे पास आउटपुट होती है पार्सर की, फिर दोनों को टोकन्स को और पार्सिंग आउटपुट को यूज़ करके हम लोग ट्री बनाते हैं, और फाइनली फिर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बनाते हैं। ये सारी जो चीज़ें हमने बनाई हैं, जब फ्रंट एंड से बाहर आएंगी तो फिर ये किसको रिसीव होंगी, ये रिसीव होंगी बैक एंड को। तो आज का जो लेक्चर है ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, इसमें कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं है, कोई ट्री कंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई टोकनाइजेशन टाइप प्रोसेस नहीं है। बैक एंड को हम लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकल देखेंगे, इसलिए शायद आज आपको ये लेक्चर थोड़ा सा ड्राइव हो फील, इस सेंस में कि आप हमने थोड़ी सी थ्योरी हमें कवर करनी पड़ेगी। सो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं कि बैक एंड के बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, और कुछ एक आधा कॉन्सेप्ट ज़रूरी आपको जो मैंने बताना है बैक एंड के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द बैक एंड ऑफ द कंपाइलर। पहले बात तो याद रखें कि जो बैक एंड होता है वो किसी भी कंपाइलर की बैकबोन होता है। ये बात हम आगे जाके ज़रा क्लियर करेंगे। होता ये है कि जब हमारे पास फ्रंट एंड अपना काम कर लेता है, ठीक है। अच्छा, आपको याद होगा कि हम लोग हर किसी की आउटपुट को IR लिखते हैं। असल में ये जो IR है, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, ये कहाँ से निकल रही है, ये फ्रंट एंड से, और ये फिर आगे जाके किसको रिसीव हो रही है, आगे जाके रिसीव हो रही है बैक एंड को। असल में जो IR है, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, ये असल में क्या है, ये असल में एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री है। ये बात आपको पता है कि फ्रंट एंड की फाइनल आउटपुट क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, या आप टोकन्स भी कह सकते हैं या पार्सिंग ट्री भी कहते हैं, जो मर्जी समझ लें। तो हम लोगों ने उसका एक जनरलाइज नाम रखा हुआ है IR। तो बैक एंड को जब फ्रंट एंड देखें, जो फ्रंट एंड की आउटपुट है, मेरे साथ रिवाइज करें, जो फ्रंट एंड की आउटपुट है वो बैक एंड की इनपुट है।
तो जब फ्रंट एंड की आउटपुट बैक एंड को रिसीव होती है एज एन इनपुट, तो बैक एंड क्या करता है, बैक एंड का सिर्फ एक ही काम है कि उसने आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, जो कंप्यूटर का ब्रेन है, उसको वो कोड उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देना है। जो और कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है, कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है बाइनरी लैंग्वेज। समटाइम्स हम लोग इसको असेंबली लैंग्वेज भी कह देते हैं। असेंबली लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज एक अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन मकसद ये है कि जो आपका बैक एंड है वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है असेंबली या लो लेवल लैंग्वेज में, और आपको पता कि इसी को हम लोग कंपाइलर कहते हैं। सो अब मैं आपको ये चीज़ दोबारा रिवाइज करा दूं कि फ्रंट एंड क्या करेगा, वो टोकन्स बनाएगा और ट्री बनाएगा, फिर ये रिसीव होगी बैक एंड को। बीच में मिडल एंड है, लेकिन ये मिडल एंड हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे। अभी आप समझे कि हमारे पास सिर्फ 2 स्टेजेस हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड के 2 पार्ट्स हैं, स्कैनिंग और पार्सिंग। जो हमारे पास ट्री बना है, ये ट्री अब किसको रिसीव होगा, ये ट्री रिसीव होगा बैक एंड को। और बैक एंड का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, वो आपके दिए गए ट्री को या टोकन्स को या पार्सिंग ट्री या एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री को कन्वर्ट करेगा असेंबली लैंग्वेज में, जो कि लो लेवल लैंग्वेज होती है, या फिर 1-0 बाइनरी लैंग्वेज में। तो ये बैक एंड को इसलिए हम लोग बैकबोन कहते हैं, क्योंकि इसने वो फाइनल कन्वर्जन करनी होती है जिसकी बेस पे आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को समझ आती है कि उसने कौन सा ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है। आपने तो लिख दिया, फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे लिखा C(x), ठीक है, C++ की ये कमांड रख रहा हूँ, एक्स जो भी था, इंटीजर था या फ्लोट था, व्हाटसोएवर। ये जो सारी कमांड है, ये पहले आपको पता है कि हम लोग लिखते होते थे, याद करें, टोकन्स के लिए ID x, ठीक है, और जो हमारे पास जो होता है पार्सर, वो लिखेगा इसको टर्म, क्योंकि पार्सर के अंदर ये ब्रैकेट्स नहीं लगे होते हैं, टर्म, और टर्म ही लिखेंगे क्योंकि टर्म असल में वो किसको ले रहा है, एक्स को। जो चीज़ आईडी लिखी जाती थी स्कैनर में, वो पार्सर टर्म लिखता है, ये बात अब आपको याद होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अब किसको रिसीव होंगी, ये रिसीव होगी बैक एंड को, और बैक एंड इसको फाइनली किस में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी लैंग्वेज में। अभी हम ये तो नहीं पढ़ रहे कि वो फाइनली बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कैसे करता है, लेकिन आपको बस इतना आइडिया यहाँ पे आपको इतना आइडिया यहाँ पे होना चाहिए कि असल में बैक एंड की मेन जॉब है कि उसने फ्रंट एंड से आने वाले कोड को कन्वर्ट करना है मशीन कोड में या बाइनरी कोड में, ठीक है। सो बैक एंड असल में एक मैं चीज़ यहाँ पे क्लियर आपको करूँ कि आप सपोज करें कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C++। ये आपने एग्जांपल ज़रा गौर से सुनिए, क्योंकि ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ये मैं इसी एग्जांपल से क्लियर करूँगा। सपोज करें कि आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C++। आपको याद है कि C++ जिन्होंने पढ़ी हुई है कि C++ में हम लोग कोई इनपुट वैल्यू कैसे लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं C(x). इसका मतलब ये होता है कि यूज़र से एक वेरिएबल x की वैल्यू डिमांड की जा रही है, उसको प्रॉम्प्ट किया जा रहा है। यही काम हम लोग पाइथन में कैसे करते हैं, पाइथन में हम लोग लिखते हैं x = इनपुट, ठीक है, x = इनपुट। वैसे ये होता तो स्ट्रिंग है, लेकिन मैं अभी इस चीज़ की बहस में नहीं जा रहा। मैं सिंपल ये बताना चाह रहा हूँ कि जो कोड आपने C++ में लिखा है उसमें भी x की वैल्यू मांगी जा रही है, और जो कोड आपने पाइथन के अंदर लिखा है उसमें भी आपसे वैल्यू मांगी जा रही है। फ़र्क किस चीज़ का है, फ़र्क सिर्फ सिंटैक्स का है। यहाँ पे इनपुट के लिए इनपुट कमांड यूज़ हो रही है, C++ में इनपुट के लिए Cin यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे बात मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ, जो यहाँ पैराग्राफ में लिखी हुई भी है, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम है सिर्फ मीडियम प्रोवाइड करना। आप एक ही कमांड, आपने क्या करना है, आप सपोज करें कि आपने यूज़र से एक वेरिएबल की वैल्यू लेनी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि C++ में वो वेरिएबल की वैल्यू और तरीके से मांगी जाएगी, सिंटैक्स कुछ और होगा, इसमें वर्ड सिंटैक्स होता है। जावा में किसी और तरीके से मांगी जाएगी, पाइथन में किसी और तरीके से मांगी जाएगी, सी में किसी और तरीके से मांगी जाएगी, C# में किसी और तरीके से मांगी जाएगी। मकसद ये है कि यूज़र से वैल्यू इनपुट लेने का तरीका तो मुख्तलिफ है, लेकिन जब आप इसको लेके जाएंगे बैक एंड पे, तो चाहे C++ हो, चाहे जावा हो, चाहे पाइथन हो, इन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बैक एंड तकरीबन सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। इसलिए कि सबकी जो बाइनरी असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्जन है वो तकरीबन एक जैसी होती है। मैं तकरीबन का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि हम इसको एग्जैक्टली नहीं कह सकते। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, जो कि आपने याद भी रखनी है। ये जो फ्रंट एंड होता है ना, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मुख्तलिफ होता है। पाइथन का फ्रंट एंड किसी और तरीके से होता है, क्यों? क्योंकि पाइथन में सिंटैक्स कुछ और है। C++ का फ्रंट एंड किसी और तरीके का होता है, क्योंकि उसके अंदर इनपुट आउटपुट लेने का तरीका और है। जावा में किसी और तरीके का है। इसलिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिफरेंट क्या होता है, फ्रंट एंड डिफरेंट होता है, ठीक है। लेकिन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो बैक एंड होता है वो तकरीबन सेम होता है। अगेन आई एम सेइंग इट इज ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, इट इज ऑलमोस्ट सेम। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली बैक एंड ने क्या करना है, बैक एंड को आप C++ में लिखी गई कमांड देंगे तभी वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। बैक एंड को आप पाइथन में लिखी गई इंस्ट्रक्शन देंगे तभी वो उसको असेंबली लैंग्वेज या बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब है फ्रंट एंड चेंज हो रहा है, बैक एंड चेंज नहीं हो रहा। तो इसलिए यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि जो हमारे पास हम डिफरेंट प्रोग्राम्स लिखते हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर,
उनका रिजल्ट सबका सेम आता है। सपोज करें मैंने लिखा x इज इक्वल टू 3 और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल प्रिंट x, इट इज़ नॉट m, मैं इसको यहाँ पे करेक्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट x। ये मैं आपको बेसिकली पाइथन का फॉर्मेट बता रहा हूँ, प्रिंट x, तब पाइथन इसको प्रिंट करेगा 3, ठीक है। अब आप सपोज करें मैं इसको C++ में लिखता हूँ इंटीजर x, पहले वेरिएबल डिक्लेयर कराया x इज इक्वल टू 3 और सी आउट x, सी आउट आई थिंक कि सी आउट हमारे पास होती है, चले जो भी होता है इनवर्ट या आउटवर्ट, सी आउट x, तब भी x की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, तभी स्क्रीन पे प्रिंट होगा 3। मतलब ये है कि आपने कोड तो चेंज कर दिया, चाहे पाइथन में लिखा चाहे C++ में लिखा, आउटपुट दोनों लैंग्वेजेस आपको सेम देंगी कि वैल्यूज चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यूज़र से सिर्फ वैल्यू लेने का तरीका बदल रहा है, इसलिए कि पाइथन का फ्रंट एंड और तरीके से काम करता है, C++ का फ्रंट एंड और तरीके से काम करता है। लेकिन अगर आपने पाइथन में x इज इक्वल टू 3 लिखा है तभी स्क्रीन पे 3 प्रिंट होगा, अगर आपने C++ में x इज इक्वल टू 3 लिखा है तभी 3 प्रिंट होगा, जावा में लिखा है C#। इसका मतलब है कि हर लैंग्वेज का सिंटैक्स तो तब्दील हो रहा है, लेकिन जवाब सारे आपको सेम दे रहे हैं। इसलिए जवाब सेम दे रहे हैं क्योंकि सबका क्या सेम है, बैक एंड सेम है। देखिए CPU तो एक ही है ना, वही CPU कभी पाइथन से इंस्ट्रक्शन ले लेता है, वही CPU कभी जावा से इंस्ट्रक्शन ले लेता है। तो प्लीज़ जस्ट रिमेंबर कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फ्रंट एंड मुख्तलिफ होता है, लेकिन बैक एंड ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सेम होता है, इसलिए सबका रिजल्ट तकरीबन सेम आता है। मेरे ख्याल आपको मेरी ये बात क्लियर हो गई है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब एक दफ़ा फ्रंट एंड आपके पास आउटपुट जनरेट कर दे, फ्रंट एंड की आउटपुट कैसे बनती है, या टोकन्स हो सकते हैं या असल में तो ट्री होता है, तो वो एक दफ़ा ट्री आपने बना लिया, वो ट्री जब बैक एंड के पास जाएगा तो बैक एंड हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए एक जैसे तरीके से काम करेगा। तो ये बात मैं ऐसे क्लियर कर देता हूँ दोबारा से कि अगर आपने लिखा है फॉर एग्जांपल सी आउट एक्स, ठीक है, तब भी एक्स की वैल्यू प्रिंट होगी स्क्रीन पे। पाइथन पे आपने लिखा है, पाइथन में लिखते हैं हम लोग प्रिंट एक्स, तब भी एक्स की वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट होगी। मतलब लैंग्वेज चेंज हो रही है, लैंग्वेज चेंज हो रही है, लेकिन और उसका सिंटैक्स भी चेंज हो रहा है, लेकिन इन दोनों के आउटपुट क्या है, हमें पता है कि स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, एक्स की वैल्यू प्रिंट होगी। तो इसका मतलब है भैया कि सिर्फ क्या चीज़ चेंज हो रही है, इसका मतलब है कि सिर्फ इनपुट का तरीकाकार चेंज हो रहा है, जबकि स्क्रीन पे एक ही मैसेज प्रिंट हो रहा है। इसलिए कि हमेशा CPU के पास जो कोड पहुंचेगा बाइनरी या असेंबली लैंग्वेज में, वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए एक जैसा ही होगा। पाइथन में x इज इक्वल टू 3 भी वैसा ही है जैसे C++ में x इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो ये बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ओके। अच्छा, बैक एंड जो होता है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। देखें बैक एंड ने क्या करना है, बैक एंड असल में कंपाइलर का वो पार्ट है जिसने आपके फ्रंट एंड की आउटपुट को डायरेक्टली कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज में या मशीन कोड में या बाइनरी लैंग्वेज में। इसलिए इसका डिज़ाइन भी बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि आपने ये वो स्टेज है जहाँ पे आपने एग्जैक्टली कंप्यूटर की लैंग्वेज में उससे बात करी, जो कि जो है वैसे तो बाइनरी होती है, लेकिन वो हम लोग उसको असेंबली भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जब आप एक दफ़ा IR जनरेट, IR का मतलब है फ्रंट एंड की आउटपुट, मैंने बताया था कि IR का मतलब है इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, और ये किसी की भी पूरे कंपाइलर में जहाँ पे भी आउटपुट हो तो हम उसको IR लिख देते हैं। ये IR सिंटैक्स ट्री भी हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री भी हो सकता है, टोकन्स भी हो सकते हैं। तो एक दफ़ा आपने टोकन्स बना दिए, चलिए मैं आपकी बात को आसान करता हूँ, एक दफ़ा आपने टोकन्स बना दिए तो उसको सॉर्ट करना, मतलब उसको टोकन्स को अरेंज करना और फिर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना, ये किसका काम है, ये बैक एंड का, और ये कोई ईजी टास्क नहीं है। होपफुली आपको मेरी ये वाली बात समझ आ गई है। और कंपाइलर की जो मेन कॉम्प्लेक्सिटी होती है, मतलब कंपाइलर में जो असल चीज़ होती है वो ये होती है कि किसी भी कंपाइलर का बैक एंड कितनी जल्दी काम करता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आपने लिखा x इज इक्वल टू 3 और आपने लिखा प्रिंट x, तो जिस इंस्टेंट पे आपने वैल्यू प्रिंट लिखा उसी इंस्टेंट पे स्क्रीन पे वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए। हालांकि ये पूरा एक राउंड ट्रिप है, पहले यूज़र इनपुट देगा, फिर उसके टोकन्स बनेंगे, फिर पार्सिंग ट्री बनेगा, फिर एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बनेगा, फिर वो बैकएंड में जाएगा, वो मशीन कोड में कन्वर्ट होगा, फिर मशीन कोड से कन्वर्ट होकर वो CPU के पास पहुंचेगा, फिर CPU सॉल्व करके ALU जो होता है उसका अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट या कंट्रोल यूनिट का तो काम इंस्ट्रक्शंस को अरेंज करना होता है। बहरहाल CPU वापस रिप्लाई देगा, वो फिर बैक एंड के पास आएगा, वो फिर फ्रंट एंड, ये पूरा एक प्रोसेस है। इसको हम लोग बोलते हैं रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि रन होने में कोड को कितना टाइम लग रहा है। ये चीज़ डिपेंड करती है कि बैक एंड कितनी स्पीड से काम कर रहा है। जितनी जल्दी बैक एंड आपके कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, उतनी जल्दी मशीन कोड से जवाब वापस जो आपके पास CPU है वो उतनी जल्दी उसको सॉल्व करके आपको वापस जवाब दे देगा। ठीक हो गया जी। तो ये बेसिकली मैंने आपको बताया कि बैक एंड में
कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है कि रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होनी चाहिए ताकि कोड जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है जी। तो अब आपने एक बात याद रखनी है। अब हम जरा बैक एंड की तरफ आते हैं, उसको थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो बैक एंड की पहली जॉब क्या है? बैक एंड की पहली जॉब है जो उसको कोड फ्रंट एंड से रिसीव हुआ है। मैं यहाँ पे दोबारा ब्लॉक्स बनाता हूँ। फ्रंट एंड, एफ ई का मतलब है फ्रंट एंड, और दूसरा हमारे पास है बी ई, जिसका मतलब है हमारे पास बैक एंड। तो बैक एंड को जो फ्रंट एंड से कोड रिसीव हुआ है उसने उसको किस में कन्वर्ट करना है? उसको उसने कन्वर्ट करना है असेंबली लैंग्वेज में, या बाइनरी लैंग्वेज में, या ASSEMBly का मतलब असेंबली, या बाइनरी में, या मशीन कोड में। ये तो इसकी पहली जॉब है। इसकी दूसरी एक इंपॉर्टेंट जॉब है। बैक एंड के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इसको कंफर्म करना पड़ता है बाकी सिस्टम इंटरफेस के साथ। अच्छा, इस बात का कन्फॉर्मेंस का मतलब होता है बात मानना या ऑब्लाइज करना। ठीक है, या किसी चीज़ का फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई ऑर्डर दिया गया तो आप उस ऑर्डर को फॉलो करते हैं या नहीं करते, या अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन दी गई है आप उसको सही तरीके से वैसे ही फॉलो करते हैं या नहीं करते, इसको कन्फॉर्मेंस बोलते हैं, इंग्लिश का वर्ड है। तो बैक एंड का सबसे ज़रूरी काम होता है कि जो सिस्टम के इंटरफेस है मुख्तलिफ, वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। अच्छा, इस बात का मतलब ये है कि देखें, जब आप कोड रन करते हैं या आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड चलाते हैं तो इसमें कितनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पहला तो इसके अंदर आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ इंस्टॉल होगी, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पसंद है, आपका एंड्रॉयड होगा। जब तक मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो चली नहीं सकती। एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, फिर उसके बाद नंबर 2, फिर आपके पास बात है कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर इंस्टॉल किया होगा। फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फ्रंट एंड, बैक एंड, इतने सारे जो हैं इनको हम लोग बोलते हैं सिस्टम के इंटरफेस। ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में कौन है? विंडोज़ फॉर एग्जांपल, या लिनक्स या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप सोच सकते हैं। तो मैं विंडोज़ ले लेता हूँ। मेरे और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस कौन है? विंडोज़। वो विंडोज़ मुझे अलाउ करेगी कि मैं कंपाइलर इंस्टॉल करूँ और कोड चलाऊँ। ये दूसरा इंटरफेस होगा क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी तो इंटरफेस है। फिर फ्रंट एंड दूसरा तीसरा इंटरफेस है, बैक एंड चौथा इंटरफेस है। सबको मिलकर काम करना है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि बैक एंड की एक और इंपॉर्टेंट जॉब होती है कि उसकी कोशिश होती है कि सिस्टम में जितने भी इंटरफेसेस है, जितने भी स्टेप्स या जितने भी हमारे पास लेवल्स इन्वॉल्व हैं, वो सारे एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करें। कोई एरर, कोई मिस हैंडलिंग, कोई डिले नहीं आना चाहिए। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये जो हमारे पास बैक एंड होता है, इसने आपके रजिस्टर्स को हैंडल करना होता है। रजिस्टर्स आपको मैं बता दूं, आपने ये चीज़ अपने लोअर ग्रेड्स में पढ़ी होगी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट या कंप्यूटर के अंदर जो स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट होता है उसको बोलते हैं रजिस्टर। रजिस्टर इज़ अ स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट। और असल में ये जो रजिस्टर्स होते हैं ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की अपनी पर्सनल मेमोरी होती है, उसके पर्सनल इस्तेमाल के लिए। वैसे तो ये रैम रोम में भी लगे हुए होते हैं, लेकिन हम लोग CPU की बात कर रहे हैं तो असल में बैक एंड ने ये भी देखना होता है कि CPU में कितनी मेमोरी रखनी है, कितनी, क्योंकि CPU की मेमोरी बचाने से ही कोड तेज चलेगा। ठीक है, आपका कोड तभी अच्छा जब वो CPU के अंदर उसको चलने के लिए वो CPU को ज़्यादा ओवरलोड नहीं कर रहा, उसकी ज़्यादा मेमोरी को नहीं खींच रहा। तो ये भी एक बैक एंड की इंपॉर्टेंट जॉब होती है। तो आप इसको एक तरह से डेफिनेशन समझ लें कि बैक एंड की ये 3 जॉब्स हैं, या डेफिनेशन समझ लें, उसकी जॉब समझ लें, जिसमें से उसकी पहली जॉब है कि उसने देखना है कि कोड को हाई लेवल लैंग्वेज से या फ्रंट एंड वाली आउटपुट को मशीन कोड में कैसे कन्वर्ट करना है। और आप देख रहे हैं कि कंपाइलर का काम भी यही होता है, उसने सारे लेवल्स को, इंटरफेसेस को साथ लेकर चलना है। जिस इंस्टेंट पे यूज़र देखें, पहला इंटरफेस क्या है? पहला इंटरफेस है कीबोर्ड। आप कीबोर्ड पे इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, वो कीबोर्ड से विंडोज़ के पास पहुंचेगी, विंडोज़ से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहुंचेगी। ठीक है, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से फ्रंट एंड, फिर बैक एंड। तो ये सारे इंटरफेस हैं, ये सारे मिलजुल के काम करें और ठीक तरीके से काम करें। ये भी बैक एंड ने इंश्योर करना होता है। और फाइनली वो रजिस्टर्स को हैंडल करता है कि कौन से रजिस्टर्स को ऑक्यूपाई करना है, कौन से को ऑक्यूपाई नहीं करना। आप देख रही चीज़ें हमने फ्रंट एंड में नहीं पढ़ी थी, क्योंकि अब मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूँ ज़रा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कंपाइलर का बैक एंड होता है, जिस मर्जी लैंग्वेज का हो, C++ का, ये सारे कंपाइलर्स ही हैं ना, जो कि ह्यूमन से इंस्ट्रक्शन लेके उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। जो आपका बैक एंड होता है, ये बात आपने भूलनी नहीं है, जो कंप्यूटर का बैक एंड होता है वो आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता है। मतलब अगर आपके एक तरफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, जिसको CPU बोलते हैं, और एक साइड पे बैक एंड है, तो ये दोनों आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं। क्योंकि बैक एंड का काम क्या है? आपके कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना। तो इसलिए उसकी डायरेक्ट गुफ्तगू होती है किसके साथ? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ। यह बात अब आपने भूलनी नहीं है। तो असल में बैक एंड जो है वो एज अ मीडियम एक्ट करता है। ठीक है, एक रास्ता हमारे लिए बनाता है जिसके थ्रू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और CPU के अंदर एक
एक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का एक ब्रिज बनता है। ये बात मैं आपको अभी एक डायग्राम के जरिए भी क्लियर करूंगा, सो प्लीज डोंट वरी। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं एक डायग्राम के जरिए आपको मजीद एक्सप्लेन करूंगा। ये जरा प्रोसेस आप गौर से देखें, ये अब आपकी पिछली चीज़ों को भी रिवाइज कराएगा और आगे बैक एंड को भी रिवाइज कराएगा। ये कंप्लीट प्रोसेस जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हमारे पास होता है यूजर या प्रोग्रामर, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर काम कर रहा होता है, ठीक है। ये पहली चीज क्या होती है, यूजर। यूजर क्या करता है, ये कंप्यूटर से बात करने के लिए किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकता है। वो लैंग्वेज कौन कौन सी हो सकती है, जावा हो सकती है, C++ हो सकती है, पाइथन हो सकती है, और भी हो सकती है, C# हो सकती है। उसके बाद ये जो SQL बोलते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, वो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो हो सकती है। तो सबसे पहले तो ह्यूमन और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंटरफेस बनता है। मतलब हम यूज़र क्या करते हैं, हम कंप्यूटर में कहते हैं ये कंपाइलर इंस्टॉल करें, तो हम पहले एक लैंग्वेज का कंपाइलर इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर हम लोग जहाँ से इंस्ट्रक्शंस भेज रहे होते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस हम कहाँ लिखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं CLI। अगर आपको याद हो CLI को क्या बोलते हैं, ज़रा मेरे साथ आप याद करें, कमांड लाइन इंटरफेस। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में GUI भी होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कुछ लैंग्वेज ऐसी भी हैं जिसके अंदर आपको कोड लिखना नहीं पड़ता, आप ग्राफिक्स के जरिए प्रोग्रामिंग करते हैं, जिसमें लैब व्यू जिसमें मैं काम करता हूँ, मैट लैब, जो लोग जानते हैं, मैट लैब में सिमुलिंक एक लैंग्वेज होती है। मतलब ये ऐसी लैंग्वेज होती है जिसके अंदर प्रोग्रामिंग का जो स्टाइल होता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की फॉर्म में होता है। अगर आपको वो नहीं पता तो दैट इज़ टोटली फाइन, लेकिन आपको CLI का जरूर पता होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। तो असल में पहली चीज़ क्या होती है कि जो आपके पास यूज़र होता है या प्रोग्रामर होता है, वो कम्युनिकेशन करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ यूजिंग कमांड लाइन इंटरफेस, जिसके लिए उसको उस लैंग्वेज का क्या पता होना चाहिए, सिंटैक्स पता होना चाहिए, उसको उस लैंग्वेज के रूल एंड रेगुलेशन पता होना चाहिए। तो अगर आप लोग C++ में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपको सी इन, सी आउट, इंटीजर, वॉइड मेन, गेट CH, इन सब का पता होना चाहिए। और ये आप कहाँ लिखते हैं, ये आप लिखते हैं कमांड लाइन इंटरफेस में। तो वो कमांड लाइन इंटरफेस आपको अलाउ करती है कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ लिख सकें। अच्छा जी, ये आपके पास पहला स्टेप हुआ। ये मैं आपको पूरा कंपाइलर का कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूँ। अच्छा, फिर जब आप जब इंस्ट्रक्शंस लिखना शुरू करते हैं, जब इसको आप लिख लेते हैं या जब इसको कंपाइल करते हैं, मतलब जब आप कोड को रन करते हैं, फिर ये किसके पास जाते हैं, फिर जाता है फ्रंट एंड के पास। अब आपको पता है कि फ्रंट एंड क्या है, कंपाइलर का पहला पार्ट है। फ्रंट एंड क्या करता है, जो यूजर ने इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी, हम इसको आसान करते हैं। सपोज करें आपने लिखा C/X, ठीक है, तो ये किसका हमारे पास सिंटैक्स है, C++ का, और ये आपने कहाँ लिखा है, कंपाइलर इंटरफेस में। अच्छा, अब ये C/X जो आप कमांडर इंटरफेस में लिखेंगे, पहले ये कंपाइलर के फ्रंट एंड के पास जाएगा। फ्रंट एंड इस इंस्ट्रक्शन के साथ दो काम करेगा, एक तो इसके टोकन्स बनाएगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और इसका ट्री बनाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस अब आप पढ़ चुके हैं। ये फ्रंट एंड की जॉब कंप्लीट होगी। अब ये फ्रंट एंड कोड किसके पास भेजेगा, अब फ्रंट एंड ये कोड भेजेगा बैक एंड के पास, ताकि ये जो यूजर ने इनपुट लिखी है ये फाइनली मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो सके। बैक एंड क्या करेगा, जो आपने जहां इंस्ट्रक्शन लिखी थी, जब ये सारा प्रोसेस कर लेगी तो उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा बाइनरी। देखें, याद रखें, सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज नहीं हो सकती, हमारे पास असेंबली लैंग्वेज भी हो सकती है या मशीन कोड भी हो सकता है। असल में क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज होती बाइनरी है, इसलिए मैं बार बार वर्ड बाइनरी यूज़ करूँ। आप इसको मशीन कोड या असेंबली लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी है तो आप इसको वो भी कह सकते हैं। और फिर फाइनली ये बाइनरी कोड किसको रिसीव होता है, ये रिसीव होता है हमारे पास CPU को। तो आप देख रहे हैं कि बैक एंड और CPU की आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, फ्रंट एंड की डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, ना ही यूज़र की है। ये असल में पूरा कंपाइलर का एक स्केच है। यूज़र ने इंस्ट्रक्शन दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूजिंग CLI या GUI, हम CLI एज्यूम कर रहे हैं, इसके टोकन्स बने और ट्री बना, फ्रंट एंड की जॉब कंप्लीट हुई। फिर बैक एंड, और बैक एंड ने उसको कन्वर्ट किया असेंबली लैंग्वेज में, जो कि फिर हमारे CPU के पास गया, CPU इसको सॉल्व करेगा। यहाँ पे 3 बातें लिखी हुई हैं, सिलेक्शन, एलोकेशन और स्केड्यूलिंग। ये बात मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ। ये असल में बैक एंड के डिफरेंट जॉब्स हैं। जो बैक एंड होता है, या तो वो इंस्ट्रक्शंस को की सिलेक्शन करता है, या उनको रजिस्टर्स की एलोकेशन करता है, और फिर उनकी स्केड्यूलिंग करता है। ये जो प्रोसेस होता है ना, ये जो 3 मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये यहीं पे परफॉर्म हो, ये मशीन कोड में कन्वर्ट होने से पहले भी परफॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, आई एम सॉरी, मैं शायद आपको मार्का नज़र नहीं आ रहा। ये मशीन कोड में कन्वर्ट होने से पहले भी परफॉर्म हो सकते हैं, मशीन कोड में कन्वर्ट होने के बाद भी परफॉर्म हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये पहुँचते कहाँ पे हैं, CPU के बाद। ये पूरा एक ट्रिप मैंने आपको करवाया है कि हमारे पास किस तरह इंस्ट्रक्शन यूज़र से चलती है और CPU तक पहुंचती है। फिर जब CPU उसको सॉल्व कर लेता है यूजिंग अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट और मेमोरी, ALU, जो मेमोरी CPU के 3 पार्ट्स होते हैं, फिर वो वापस रिप्लाई देता है बाइनरी में, बैक एंड से फ्रंट एंड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और फिर यूज़र के सामने रिजल्ट आता है। अगर आपने लिखा प्रिंट X या Cout X, तो पहले वो CPU के पास जाएगा, फिर CPU आपको स्क्रीन के ऊपर वो
प्रिंट करके दिखाएगा। तो इसलिए मैंने कहा था, देखिए कितने सारे इंटरफेस है बीच में, ये पहला इंटरफेस है, ये दूसरा इंटरफेस है, ये तीसरा इंटरफेस है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि जो हमारे पास बैक एंड होता है वो डिफरेंट इंटरफेसेस की जो है उनके बीच में कन्फॉर्मेंस, एक क्या कहना चाहिए कि एक सिंक्रोनाइजेशन पैदा करता है, ताकि सारी चीज़ें आप जो हैं वो साथ साथ चल सकें। मैं अगर आपको ये डायग्राम समझ आ गई है तो अब आपको कंपाइलर की ओवरऑल एक पिक्चर जहन में क्लियर होगी। अब आप ऐसे करें कि आप यहाँ पे वीडियो को ऐसे 2 मिनट के लिए पॉज करें और जो अभी तक मैंने बताया आप इसको रिवाइज करें, फिर हम इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। ओके, अगर आपने रिवाइज कर लिया तो मैं आपको इसकी समरी में 3-4 इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। सबसे पहली चीज़ आप याद रखें कि किसी भी कंपाइलर का जो फ्रंट एंड होता है, ठीक है, वो ह्यूमन के करीब होता है। असल में जो कंपाइलर का फ्रंट एंड होता है वो ह्यूमन के ज़्यादा करीब होता है और सीपीयू से दूर होता है। जो कि बैक एंड होता है वो सीपीयू के करीब होता है और ह्यूमन से दूर होता है। इसकी वजह ये होती है कि जो फ्रंट एंड होता है ना, उसका रोल होता है ह्यूमन के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन में, इसलिए वो ह्यूमन के बिल्कुल क्लोज होता है। और बैक एंड ने किस में कोड को कन्वर्ट करना है, असेंबली लैंग्वेज में, इसलिए वो सीपीयू के ज़्यादा करीब होता है। ये जो डिफरेंट कंपाइलर्स आप देखते हैं, कोई कंपाइलर अच्छा होता है, किसी में ज़्यादा फीचर्स होते हैं, किसी में कम फीचर्स होते हैं, उसकी वजह यही होती है कि जिस लैंग्वेज का फ्रंट एंड सबसे अच्छा है वो ह्यूमन के लिए सबसे ज़्यादा फ्रेंडली है। ये बात मैं आपको अभी मजीद भी क्लियर करूँगा, जो आपको इंशाल्लाह एग्जाम्पल से समझ आएगी। बैक एंड जो होता है ये डायरेक्टली लिंक होता है किसके साथ, सीपीयू के साथ। तो ये ह्यूमन से दूर होता है और सीपीयू के करीब होता है। तो ये 2 बातें आप याद रख लें, फ्रंट एंड ह्यूमन के ज़्यादा करीब है और बैक एंड से दूर है, और बैक एंड जो है और सीपीयू से दूर है, आई एम सॉरी, और बैक एंड जो है वो ह्यूमन से थोड़ा सा दूर है, बट इट इज़ क्लोजर टू सीपीयू। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, C++ हो, C# हो, जावा हो, पाइथन हो, SQL हो, जो है मैटलैब हो, जौन सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उन सब का बैक एंड तकरीबन सेम होता है। इसलिए क्या अगर आपने लिखा है x = 3, C++ में और तरीके से लिखा, पाइथन में और तरीके से लिखा, जावा में और तरीके से लिखा, क्योंकि सेंटेंस मुख्तलिफ है, लेकिन CPU के लिए x = 3 का मतलब है कि एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन की जा रही है। इसलिए बैक एंड हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तकरीबन हमारे पास क्या होता है जी, हमारे पास तकरीबन सेम होता है। और उसके बाद जो हमारे पास हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो फ्रंट एंड होता है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंटरफेस जितना अच्छा होगा उसका फ्रंट एंड भी उतना ही बेहतरीन होगा। ये बात मैं आपको, ये वाली जो बात है ना, ये मैं आपको भी थोड़ा सा बताऊंगा कि क्यों हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फ्रंट एंड मुख्तलिफ होता है। बैक एंड तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब एक बात आप देखिएगा, ये 3 बातें लिखी हुई, मैं उसको अलग अलग बता देता हूँ। आपने ये चीज़ भी नोट की होगी। आप हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें कि आपने लिखा, आपको चाहिए था C++ का एक कंपाइलर, आपको C++ का एक कंपाइलर चाहिए था। अच्छा, C++ के कौन कौन से कंपाइलर आपने यूज़ किए हुए हैं? हो सकता है आपने यूज़ किया हो टर्बो, बहुत कॉमनली यूज़, अब तो खैर नहीं यूज़ होता, टर्बो C++। कोड ब्लॉक्स भी एक आपके पास होता है, ठीक है, कोड ब्लॉक्स, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों हैं C++ के कंपाइलर, टर्बो भी और कोड ब्लॉक्स भी। लेकिन टर्बो थोड़ा सा इंटरफेस अच्छा नहीं है, वो ब्लू सा बैकग्राउंड होता था, यूज़र फ्रेंडली नहीं था। लेकिन कोड ब्लॉक्स का ज़रा इंटरफेस अच्छा है। बात का मकसद ये है कि हर लैंग्वेज, देखें, हर लैंग्वेज का फ्रंट एंड चेंज है, जो तो मैंने आपको बात समझा दी, लेकिन हर लैंग्वेज के डिफरेंट कंपाइलर्स का भी फ्रंट एंड चेंज होता है, ठीक है। जो लैंग्वेज ज़्यादा, देखें, C++ में आपके पास दुनिया में बहुत सारे कंपाइलर होंगे जो C++ लैंग्वेज के लिए बनाए गए होंगे। तो कोई कंपाइलर ज़्यादा अच्छा होगा, कोई कंपाइलर थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा। ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? ये हम डिसाइड करते हैं कि जौन सा कंपाइलर यूज़र के साथ जितना ज़्यादा फ्रेंडली है वो उतना ज़्यादा अच्छा है। ये बात मैं आपको वाई नॉट के मैं एक एग्जाम्पल से ही आपको इलस्ट्रेट करूँ ताकि आपको समझ आए। ये क्यों होता है? क्योंकि जिस लैंग्वेज में या जिस लैंग्वेज के डिफरेंट कंपाइलर के फ्रंट एंड जितना ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है, ह्यूमन को या यूज़र को उतना अच्छा एक्सपीरियंस वो देता है, जबकि कंपाइलर का बैक एंड सेम होता है। हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। ये जो आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है, ये C++ का एक कंपाइलर है, इसको बोलते हैं टर्बो C++। ये आज भी लोग यूज़ करते हैं, बोर्डलैंड या जो है अपना क्या कहते हैं, टर्बो C++। बोर्डलैंड तो नहीं, ये बेसिकली टर्बो C++ है। बोर्डलैंड भी ये कंपाइलर था, बोर्डलैंड, ये बोर्डलैंड का ही एक वर्जन था, ऊपर लिखा हुआ अब ये बोर्डलैंड, तो ये असल में टर्बो C++ था। बोर्डलैंड कंपाइलर भी एक बोर्डलैंड के नाम से भी आया था, लेकिन ये मैंने टर्बो C++ लिख रहा है। आपको नज़र आ रहा है कि इसमें इशू सिर्फ एक है। आपको क्या लगता है कि ये ह्यूमन से इंस्ट्रक्शन नहीं ले सकता? ह्यूमन से इंस्ट्रक्शन ले सकता है। आपको क्या लगता है कि ये आउटपुट जनरेट नहीं करेगा? ये आउटपुट भी जनरेट करेगा, ये आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा। प्रॉब्लम ये है कि जो यूज़र फ्रेंडली नहीं है, C++ का ये कंपाइलर यूज़र फ्रेंडली नहीं है। इसके मुकाबले में हम इसी लैंग्वेज का, C++ लैंग्वेज का एक और कंपाइलर देखते हैं।
ये एज कम्पेयर टू दिस वन थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली है। क्यों? इसके अंदर थोड़ी सी स्ट्रक्चर अच्छी है, इसमें विंडोज़ अलग अलग बनी हुई हैं, एरर ढूंढना थोड़ा सा आसान है, आपको नज़र आ रहा है कि आप कौन से फोल्डर में है, तो इसका इंटरफेस अच्छा है एज कम्पेयर टू एज कम्पेयर टू दिस वन। जबकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोनों ही सेम है, ये भी C++ का कंपाइलर है, ये भी C++ का कंपाइलर है, सिर्फ फ़र्क क्या है इंटरफेस का। जिसका इंटरफेस अच्छा है वो ये है, जिसका आपको थोड़ा सा बेहतर लग रहा है वो ये है। इसका मतलब है कि एक ही लैंग्वेज के मुख्तलिफ कंपाइलर भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका फ्रंट एंड थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसका इंटरफेस अच्छा है, और इसका फ्रंट एंड एज़ कम्पेयर टू दिस वन कोई इतना अच्छा नहीं है क्योंकि यूज़र को ये अच्छा नहीं लग रहा। हालांकि इसकी भी आउटपुट वही जनरेट होगी जो इसकी जनरेट होगी, इसमें भी वही लैंग्वेज है जो इसके अंदर है, इसमें भी वही सिंटैक्स है जो इसके अंदर है। फ़र्क सिर्फ क्या है कि एक का इंटरफेस अच्छा है, एक का इंटरफेस अच्छा नहीं है। तो और नंबर 1 और नंबर 2 इसका फ्रंट एंड ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। मेरे ख्याल अब आपको मेरी बात पिक हो गई है। जिसका फ्रंट एंड जितना अच्छा होता है वो यूज़र के साथ उतना ज़्यादा फ्रेंडली होता है, जबकि इन दोनों के जो बैक एंड्स हैं, दोनों के बैक एंड्स हमारे पास सेम है। इस कंपाइलर का भी बैक एंड और इस कंपाइलर का भी बैक एंड। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से बात मज़ीद क्लियर कर देता हूँ। मैं पाइथन, मेरे पास अभी C++ का कंपाइलर नहीं है, तो मैं पाइथन का कुछ कंपाइलर चला के आपको ये बात थोड़ी सी मैं मज़ीद क्लियर कर देता हूँ, जब तक हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये वाला एग्जांपल मैं आपको एक और तरीके से भी क्लियर करता हूँ जो मैंने यहाँ पे दी है। यहाँ पे हमारे पास ये डिस्कशन ख़त्म होती है इन पॉइंट्स के साथ। ये पॉइंट्स आपने ज़रा गौर से पढ़ने हैं बैक एंड की डेफिनेशन के बारे में। तो मैंने ये बात जस्टिफाई करने की कोशिश की कि बैक एंड हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तकरीबन सेम होता है। बैक एंड का काम होता है यूज़र से जो इनपुट आ रही होती है टोकन्स की फॉर्म में, या जो फ्रंट एंड की आउटपुट आ रही होती है उसको एक्सेप्ट करके बाइनरी या असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, और उसके बाद बैक एंड CPU के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता है, जबकि फ्रंट एंड CPU के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता बल्कि ह्यूमन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता है। तो फ्रंट एंड यूज़र या ह्यूमन के ज़्यादा करीब है और CPU से दूर है, जबकि बैक एंड ह्यूमन से ज़्यादा दूर है और CPU के करीब है। और मैंने आपको ये एग्जांपल भी दी। अब ज़रा ये देखिएगा, ये मेरे पास 2 कंपाइलर्स हैं। मैं आपको वाई नॉट के मैं आपको ये कंपाइलर्स आपको पैरेलल में खोल के मैं दिखा दूँ। ये मेरे पास 2 कंपाइलर्स हैं। जो लोग पाइथन करते हैं उनको पता होगा, एक स्पाइडर है और एक थोनी पाइथन है। ये 2 कंपाइलर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ x = 3 प्रिंट। अब आप देख रहे हैं मैंने एक पैरेंथेसिस डाला है, एक दूसरा मेरे सामने नहीं आया, वो मुझे खुद लगाना पड़ेगा, प्रिंट x। इसकी आउटपुट क्या मेरे पास आ रही है, मैं इसके अंदर कोई भी इसका नाम रख देता हूँ। इसकी आउटपुट मेरे पास आ रही है 3, ठीक है। अब यही काम मैं इसी वाले कंपाइलर में करूँगा जो मैं दूसरे वाला चला रहा हूँ। x = 3 प्रिंट। अब देखिएगा मैंने एक पैरेंथेसिस डाला, दूसरा खुद ही लग गया, ठीक है। ये इसलिए हो रहा है कि इसमें ये चीज़ ऑटोमेटिक नहीं थी, इस कंपाइलर में ये चीज़ ऑटोमेटिक है क्योंकि इसका फ्रंट एंड थोड़ा सा बेहतर है। मैंने लिखा प्रिंट x, तो इसकी मेरे पास आउटपुट क्या बनी, इसकी भी। क्या आउटपुट में कोई फ़र्क है? नहीं, क्योंकि लैंग्वेज सेम है। सिर्फ है कि ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं है, इसमें थोड़ी, जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैंने लिखा हुआ है x = 3, मैंने कोड चला दिया, ठीक है। क्योंकि मैंने सिर्फ x = 3 लिखा, मैंने इसको प्रिंट नहीं कराया, इसलिए आउटपुट में कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। यही काम मैं पाइथन में करता हूँ। मैं लिखता हूँ x = 3 और मैं इस कोड को चलाता हूँ, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं आपको चले एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट मैथ। ये पाइथन के अंदर लाइब्रेरी इंपोर्ट कराने के लिए यूज़ होता है। जैसे आप C++ में लिखते थे हैश इंक्लूड, जो काम C++ में हैश इंक्लूड का होता है पाइथन में वो काम इंपोर्ट का होता है। ये आपको याद ना भी रहे तो कोई इशू नहीं। अब ज़रा गौर से देखिएगा, इंपोर्ट मैथ वाली लाइन अगर मैं लिखूँ इस वाले कंपाइलर में, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ कोई भी एरर नहीं आ रहा। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं, मैं चलाऊंगा तो होगा भी कुछ नहीं, ठीक है। मैंने चलाया, कुछ भी नहीं हुआ, या मेमोरी में इंपोर्ट हो गया, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है। लेकिन जब यही कमांड मैं लिखता हूँ इस वाले कंपाइलर में, ये बेसिकली एनाकोंडा है या स्पाइडर है, मैं बता दूँ, ये थोनी पाइथन है। ये दोनों ना पाइथन के कंपाइलर्स होते हैं। यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ क्या लिखा आ रहा है कि आपने मैथ को इंपोर्ट कर लिया लेकिन यूज़ नहीं किया। ये एरर क्यों दिखाई? ये एरर नहीं है, ये यूज़र को बताया जा रहा है कि आप एक ऐसा मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि आपने इस्तेमाल ही नहीं किया, फ़ायदा मेमोरी नहीं ज़ाया होगी। हालांकि कोड अभी रन भी नहीं हुआ। अब मैंने कोड रन किया है तो मेरे पास वो कोड रन हो गया। तो उसने कोड रन करने से पहले ही मुझे मेरी गलती दिखा दी, ठीक है। सपोज करें मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट
फॉर एग्जांपल प्रिंट, और एक मैं जान के पैरेंथेसिस यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, प्रिंट पाकिस्तान फॉर एग्जांपल। असूली तौर पे यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होना चाहिए था, जो कि मैं जान के नहीं कर रहा। तो आप देख रहे हैं कि मेरे यहाँ पे अभी मैंने कोड रन नहीं किया, वो मुझे रन करने से बता रहा है कि आपने यहाँ पे एरर जनरेट कर दिया है, आपने सिंटैक्स ठीक नहीं लिखा। समझाने का मकसद ये है कि ये कोड कंपाइल करने से पहले ही मुझे ये कंपाइलर बता रहा है, जबकि दूसरे कंपाइलर में आ जाए, दूसरे कंपाइलर में ये फिजिबिलिटी नहीं है। दूसरे कंपाइलर में मैं अगर लिखूँ फॉर एग्जांपल प्रिंट और मैं लिखता हूँ पाकिस्तान, ठीक है, तो ये मुझे तब एरर देगा जब मैं कोड चलाऊंगा, कोड रन करने से पहले एरर नहीं देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एक कंपाइलर है वो थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली नहीं है और एक कंपाइलर थोड़ा सा ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, इसलिए कि एक का बैक एंड अच्छा है और एक का बैक एंड हमारे पास इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी ये बात समझ आ गई है। आई थिंक कि मैं एक मिस्टेक कर गया कि एक का फ्रंट एंड अच्छा है और एक का फ्रंट एंड अच्छा नहीं है, मैं शायद बैक एंड बोल दिया है। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी ये वाली बात समझ आ गई कि जिसका जितना अच्छा फ्रंट एंड होगा वो यूज़र के साथ उतना ज़्यादा फ्रेंडली होगा। ये बात मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की थी। ठीक है, अब हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और आज हमारा यही लास्ट टॉपिक भी है, हमने ज़्यादा डिस्कशन लंबी नहीं करनी, वो है पार्ट्स ऑफ बैक एंड। बैक एंड के मुख्तलिफ पार्ट्स कौन से होते हैं, और इसी के साथ हम लोग आज लेक्चर भी एंड कर देंगे, इसलिए मैंने इस वीडियो का पार्ट भी एक ही बनाया। बैक एंड के हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। पहला बैक एंड का पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन। ठीक है, ये मैं आपको मुख्तलिफ बैक एंड के पार्ट्स बता रहा हूँ। ये पहला पार्ट है, यह बैक एंड का पहला एक प्रोसेसिंग यूनिट है। दूसरा बैक एंड का यूनिट होता है रजिस्टर एलोकेशन, और तीसरा यूनिट होता है इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग। सो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ बैक एंड। फ्रंट एंड के कितने पार्ट्स थे? 2, पार्सर और स्कैनर, या स्कैनर या पार्सर, पहले स्कैनर होता है फिर पार्सर होता है। जबकि बैक एंड के 3 पार्ट्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन, रजिस्टर एलोकेशन और इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग। फाइन, ओके, अब हम इनको बारी बारी देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन क्या होता है, रजिस्टर एलोकेशन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग क्या होती है। इंस्ट्रक्शन, अच्छा, ये 3 पार्ट्स मैंने आपको बता दिए। ये आउटपुट कहाँ से आ रही है? आ रही है फ्रंट एंड से, क्योंकि बैक एंड से पहले क्या था? फ्रंट एंड। फ्रंट एंड ने यहाँ से इंस्ट्रक्शंस किसको भेज दी? बैक एंड को। बैक एंड इसके ऊपर 3 काम करेगा। ऐसे में ये ट्रीज को रिसीव हुआ है, इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन अप्लाई करेगा, फिर रजिस्टर एलोकेशन करेगा, फिर इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग करेगा, और ये करने के बाद फिर मशीन कोड में कोड को कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि बैक एंड ने फ्रंट एंड से आने वाले कोड को कन्वर्ट करना होता है मशीन कोड में। मेरे ख्याल है आपको ये बात मेरी समझ। और हर स्टेज पे एरर भी निकलेंगे, ये मैं आपको पहले भी बताया था। कुछ एरर यहाँ निकलेंगे, कुछ एरर यहाँ निकलेंगे, कुछ एरर यहाँ निकलेंगे, और हर स्टेज के बाद एरर रिजॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये 3 पार्ट्स हैं बैक एंड के। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन जो होता है, इसका काम बैक एंड में क्या होता है? इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग का काम होता है कि उसने जो इंस्ट्रक्शन CPU को भेजनी होती है वो उसको इस फॉर्म में भेजता है कि CPU उसको इजीली सॉल्व कर ले। ये बात मैं आपको थोड़ी सी समझाता हूँ। ये फ्रंट एंड है, ठीक है, फ्रंट एंड ने की आउटपुट रिसीव हुई बैक एंड को। ठीक है, बैक एंड ने इसको कन्वर्ट करना है जो है असेंबली लैंग्वेज के अंदर, या बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, व्हाट्सएवर। ठीक है, और ये फिर किसको रिसीव होगा? ये रिसीव होगा CPU को। अब इंस्ट्रक्शन जो है वो जितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट वे में सिलेक्ट की जाएगी उतनी ज़्यादा CPU को आसानी होगी उसको सॉल्व करने में। इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन। अच्छा, इस बात का अब आपको शायद ये कंफ्यूज कर रही हो कि यहाँ से हमने भेजा C in X, तो ये कैसे चेंज हो सकती है? मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ये तो C in X तो C in X ही है। असल में मैं उन इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहा हूँ जो हम असेंबली लैंग्वेज में लिखते थे। अगर आपको असेंबली लैंग्वेज याद है तो हम लोग इसमें लिखते थे AX वो रजिस्टर के लिए, BX और MUL और ऐड। हम इन इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं कि जब बैक एंड फ्रंट एंड से आने वाले कोड को कन्वर्ट करने लगता है मशीन कोड में, तो वो ऐसी इंस्ट्रक्शंस का इंतखाब करता है, असेंबली लैंग्वेज की ऐसी इंस्ट्रक्शंस का इंतखाब करता है जो CPU ईजीली सॉल्व कर ले। ठीक है, ओरिजिनल इंस्ट्रक्शन तो यूज़र से आ रही है, वो तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब वो इंस्ट्रक्शन यूज़र से आके फ्रंट एंड से गुजर के बैक एंड से गुजर के CPU तक पहुंचती है तो वो इतनी सिंपल होनी चाहिए कि CPU उसको जल्दी से सॉल्व कर ले। इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन। और इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन क्या है कि आपका बैक एंड फ्रंट एंड से रिसीव होने वाली इंस्ट्रक्शन को CPU के पास भेजने से पहले इस तरह उसका असेंबली का कोड इस तरह लिखता है कि, और उनको ऐसे उस लिखे गए असेंबली कोड की सिलेक्शन ऐसे करता है कि CPU के लिए वो सॉल्व करना आसान हो जाए। मेरे ख्याल है आपको मेरी बात समझ आ गई। इसका फ़ायदा क्या है?
इसका फ़ायदा होता है कि कोड एक तो फास्ट चलता है तेज़ी से, और कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट का मतलब होता है जो साइज़ एफिशिएंट हो, ऐसा कोड जो आपके अंदर सीपीयू के अंदर मेमोरी भी कम से कम ले, ठीक है। तो बेसिकली इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन क्या है कि बैक एंड मशीन लैंग्वेज का एक ऐसा कोड सिलेक्ट करता है या ऐसा कोड बनाता है कि जब वो सीपीयू के अंदर पहुंचे तो सीपीयू के अंदर दो काम हो, एक तो कोड फास्ट चले और वो कोड मेमोरी भी मिनिमम ले। सीपीयू की मेमोरी कौन सी होती है? रजिस्टर्स, ठीक है। इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट कोड, ऐसा कोड जो चलने में आसान हो। उसके अलावा इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन में हमने क्या क्या देखना होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने देखनी होती है एड्रेसिंग मोड। अगर आपने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का कोड लिया, आपने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का कोर्स लिया हुआ है, तो उसमें आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग पढ़ी होगी। एक एड्रेसिंग होती है जो डायरेक्ट होती है, आपको पता होता है कि फलां वैल्यू किस मेमोरी लोकेशन पे पड़ी हुई है, आप वहाँ पिन पॉइंट पहुँच जाते हैं। एक होती है कि जिसके अंदर आप डायरेक्टली नहीं पहुँचते बल्कि इनडायरेक्टली पहुँचते हैं। मतलब आप पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले मेमोरी के अंदर पहुँचेंगे इस जगह पे, और ये जगह आपको बताएगी कि फर्दर वैल्यू मेमोरी में कहाँ पड़ी हुई है, ठीक है। ये कहलाती है इनडायरेक्ट, कि आप डायरेक्टली मेमोरी की लोकेशन पे नहीं पहुंच रहे, आप वाया कोई और मीडियम पहुंच रहे हैं, ठीक है। जबकि डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग मोड के अंदर हमारे पास डायरेक्ट एड्रेसेस होते हैं। ये मैंने बिल्कुल करेक्ट नहीं बताया, लेकिन मैंने सिर्फ आपको याद करवाया। ये भी बैक एंड ने चेक करना होता है कि जब वो इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू तक पहुंचाएगा तो उसने एड्रेसिंग मोड डायरेक्ट चूज़ करना है या इनडायरेक्ट चूज़ करना है। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि हम असेंबली लैंग्वेज की कौन कौन से कमांड्स अगर आपको याद हो तो हम यूज़ करते थे, ऐड, सब, AX और BX। तो इन कमांड्स या इन इंस्ट्रक्शंस की जो सिलेक्शन है ना, ये बहुत केयरफुल होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो वो देखता है कि आर्किटेक्चर रिस्क है या सिस्क है। ये जो रिस्क और सिस्क आर्किटेक्चर्स है ना, ये दो आर्किटेक्चर, ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, जब माइक्रो प्रोसेसर, वो एक ही शायद कोर्स था, जब माइक्रो प्रोसेसर एंड असेंबली लैंग्वेज का कोर्स अगर आपने लिया, अगर नहीं भी लिया तो रिस्क और सिस्क ये दो आर्किटेक्चर्स होते हैं इंस्ट्रक्शंस को सॉल्व करने के लिए। रिस्क आर्किटेक्चर होता है, ये मैं आपको बता दूं, रिस्क आर्किटेक्चर होता है कि आप एक वक्त में ज़्यादा इंस्ट्रक्शन सॉल्व ना करें, आप छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस को सॉल्व करें। फ़ायदा प्रोसेसिंग जल्दी हो जाएगी, लेकिन इसका एक नुकसान भी है, टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाएंगे। इसको बोलते हैं रिस्क, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, के इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कम है और उनकी हम लोग कंप्यूटिंग करेंगे। अच्छा, इसके कंपैरिजन में हमारे पास एक और आर्किटेक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्क आर्किटेक्चर। सिस्क आर्किटेक्चर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, सी फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। ये ऐसा आर्किटेक्चर है जिसमें इंस्ट्रक्शन की तादाद ज़्यादा होती है। हमारी कोशिश होती है कि हम एक ही साइकिल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को सॉल्व कर लें, फ़ायदा टाइम बचेगा। लेकिन अगर आपने एक साइकिल में ज़्यादा इंस्ट्रक्शन सॉल्व करने की कोशिश की और वो ना हुई तो आपके साइकिल ज़ाया चले जाएंगे। तो ये बात अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं भी याद तो बस अब इतना याद रख लें कि रिस्क आर्किटेक्चर और सिस्क आर्किटेक्चर जो हैं ये बड़े ज़रूरी होते हैं। आजकल जो हमारे पास आर्किटेक्चर यूज़ होता है मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर, वो रिस्क आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना ये वाला कि कोड को हमने एफिशिएंट कैसे बनाना है। देखें, इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन के दो काम थे, मैं दोबारा याद करा दूँ। कोड फास्ट चलना चाहिए और मेमोरी कम ले, तो उसके लिए हम लोग कौन सा फिर आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं? रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, जिसमें इंस्ट्रक्शन की तादाद कम होती है, जिससे सीपीयू उनको जल्दी जल्दी और आसान तरीके से सॉल्व कर लेता है। ये डिस्कशन होगी हमारे पास इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन के बारे में। तो बैक एंड का पहली जॉब क्या है? बैक एंड की पहली जॉब है इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन, और जिसमें क्या होता है कि जब हमारा बैक एंड फ्रंट एंड से आने वाले कोड को सीपीयू की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने लगता है तो वो उसको ऐसी लैंग्वेज, उसको लिखता तो असेंबली लैंग्वेज में है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में वो ऐसी इंस्ट्रक्शन का इंतखाब करता है जो फास्ट भी हो और सीपीयू के अंदर मेमोरी भी जो है वो कम कंज्यूम करे, ठीक है जी। अगली चीज़ हमारे पास आ रही है रजिस्टर एलोकेशन। रजिस्टर एलोकेशन आपको लफ्ज़ से ही क्लियर होगा। सीपीयू के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट होता है रजिस्टर्स। तो बैक एंड का एक काम ये भी होता है कि वो इस चीज़ को भी बहुत ध्यान से देखता है कि सीपीयू में कौन से रजिस्टर्स को चूज़ करना है, कौन सा को नहीं करना, ज़्यादा मेमोरी वाले रजिस्टर चूज़ करने हैं, कम मेमोरी वाले रजिस्टर यूज़ करने हैं, या कौन से रजिस्टर से किस टाइम वैल्यू हमने उसमें स्टोर करनी है, कब उससे वो वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है। तो ये बात मैं आपको अभी एक एग्जांपल से भी क्लियर करूँगा। तो रजिस्टर एलोकेशन देखें, अब आप ज़रा इन नामों पे गौर करें। इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन किस चीज़ से रिलेट कर रही है? सीपीयू से। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एलोकेशन सीपीयू से, इसलिए कि बैक एंड और सीपीयू का आपस में डायरेक्ट कनेक्शन होता है। इसलिए रजिस्टर कौन से सीपीयू में चूज़ करने हैं, कौन से चूज़ नहीं करने, ये काम बैक एंड का होता है, क्योंकि बैक एंड किसी भी कंपाइलर का जो बैक एंड होता है उसकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रही होती है सीपीयू के साथ। तो पहला जो काम होता है रजिस्टर एलोकेशन में वो ये होता है
कि कौन सी वैल्यू स्टोर कहाँ करनी है, उसको कब रिट्रीव करना है और उसको मैनेज कैसे करना है। ठीक है, हमारी कोशिश ये होती है कि जो हमारे पास इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं ना, वो हम किसी रजिस्टर में स्टोर करके रख लेते हैं ताकि जब उनकी ज़रूरत पड़े तो प्रोसेसिंग फास्ट हो। ये बात मैं आपको अभी क्लियर करके बताता हूँ। तो आप लोगों को वैसे रजिस्टर्स के बारे में पहले भी पता होगा कि रजिस्टर स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट होता है जिसका काम होता है जो कि CPU की पर्सनल मेमोरी होती है। अच्छा, तो ये जो बैक एंड होता है ना, बैक एंड के अंदर जो रजिस्टर एलोकेशन वाला ब्लॉक होता है, ये असल में किस चीज़ से कंसर्न रखता है? ये इस चीज़ से कंसर्न रखता है कि हमने रजिस्टर के अंदर कब वैल्यू स्टोर करनी है और कब वैल्यू को उठा के वापस लेके आना है। ठीक है, अब जितनी ज़्यादा वैल्यू आपने एफिशिएंट वे में स्टोर की होगी, उसको रिट्रीव करना भी उतना ज़्यादा हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, और इससे क्या होता है, इससे कोड आपका ऑप्टिमाइज हो जाता है। ठीक है, इससे आपका क्या हो जाता है, कोड आपका ऑप्टिमाइज हो जाता है। मैं आपको ये बात जरा ना एक तरीके से और समझा देता हूँ। सपोज करें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम लिख लेते हैं, लेट अस से कि हम लोग लिख लेते हैं C++, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग C++ जानते होंगे। मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर x, ठीक है, और मैं एक लूप चला रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जो है फॉर लूप आप कर लें, फॉर i = 0, i <5, i++। सिंटैक्स का एरर भी आप हो सकता है, मैं सिंटैक्स गलत देख रहा हूँ, लेकिन डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि जो वेरिएबल x हम बना रहे हैं ना, ये मेमोरी में परमानेंटली स्टोर होना चाहिए क्योंकि ये परमानेंट वेरिएबल है। लेकिन जो वेरिएबल i है, ये क्या है, ये लूप के अंदर हर दफ़ा इसकी वैल्यू चेंज होगी। कब पहले होगी 1, फिर होगी 2, फिर होगी 3। इसका मतलब है कि ये बात CPU को पता होनी चाहिए कि ये जो वेरिएबल i है, इसकी वैल्यू हर दफ़ा चेंज करके नए रजिस्टर में रखनी है और फिर उसको रजिस्टर से वापस भी लेके आना है। ये नहीं है कि एक दफ़ा आई की वैल्यू स्टोर हो गई, 0 कहीं और पे, 1 कहीं और पे, 2 कहीं और पे, हमारे पास इतनी मेमोरी नहीं है, हम एक ही रजिस्टर में आई की वैल्यू बार बार रिप्लेस करते रहेंगे। तो ये बातें कैसे पता चलेंगी CPU को? ये बातें पता चलेंगी रजिस्टर एलोकेशन से। मेरे ख्याल है आपको मेरी ये बात समझ आ गई। तो रजिस्टर एलोकेशन CPU को ये बताता है कि कौन से वेरिएबल की वैल्यू परमानेंटली स्टोर करनी है, कौन सी की टेम्परेरी करनी है, कौन सी को चेंज करना है, कौन सी को कब रिट्रीव करना है, मतलब वापस लेके आना है, कब किसी वैल्यू को कब स्टोर करना है। ये चीज़ें बताती हैं CPU को रजिस्टर एलोकेशन वाला पार्ट, जो कि बैक एंड का पार्ट है। आखिरी चीज़ हमारे पास बड़ी सिंपल सी है, जो कि आ जाती है इंस्ट्रक्शन स्केड्यूलिंग। इंस्ट्रक्शन स्केड्यूलिंग क्या चीज़ होती है? इंस्ट्रक्शन स्केड्यूलिंग सिर्फ ये चीज़ होती है कि आपका बैक एंड CPU को जो इंस्ट्रक्शंस भेज रहा होता है वो उनको ऑर्डर में रख के भेजता है। मैं इसकी मिसाल आपको दे देता हूँ। सपोज करें आपने कोड लिखा C++ में इंटीजर x, फिर आपने लिखा जो है cin x, फिर आपने लिखा cout, आई एम सॉरी कि मेरे पास माउस की वजह से थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम है, cout x। अब CPU को कैसे पता चलेगा कि पहले ये सॉल्व, ज़ाहिर पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो कहानी आगे चलेगी। पहले उसको डिक्लेयर करना है, फिर यूज़र से वैल्यू लेनी है, फिर उसको प्रिंट करना है। ये जो इंस्ट्रक्शन का एक सीक्वेंस है, ठीक है, स्केड्यूलिंग है। कौन से इंस्ट्रक्शन का, मैं मेमोरी की बात नहीं कर रहा ना, मैं रजिस्टर एलोकेशन अलग चीज़ है, मैं रजिस्टर में मेमोरी एलोकेशन की बात नहीं कर रहा। मैं ये बता रहा हूँ कि CPU को कैसे पता चलेगा कि कौन सी इंस्ट्रक्शन पहले आई है, किसको पहले सॉल्व करना है, किसको बाद में सॉल्व करना है। ये बैक एंड के अंदर जो इंस्ट्रक्शन स्केड्यूलर होता है, या इंस्ट्रक्शन स्केड्यूलिंग का, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे भी सही। अगर आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स लिया हुआ है तो आपने स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स पढ़े होंगे, जिसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, शॉर्टर जॉब फर्स्ट होता है, बैंकर्स एल्गोरिदम होता है। ये सारे इंस्ट्रक्शन स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम्स के जरिए हम ये बताते हैं CPU को कि कौन सी इंस्ट्रक्शंस पहले सॉल्व करनी है, कौन सी बाद में करनी है, ठीक है। असल में ये काम जो होता है ना CPU में, अगर आप उसको रिकॉल करें, व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ CPU? 3 पार्ट्स हमारे पास होते हैं, ALU, CU और मेमोरी। ALU का काम क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ALU असल में अरिथमेटिक ऑपरेशन करता है, इसको अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट बोलते हैं। मेमोरी क्या होती है? रजिस्टर। CU क्या क्या करता है? कंट्रोल यूनिट। याद करें कि आपने अपने लोअर ग्रेड्स में पढ़ा होगा कि कंट्रोल यूनिट असल में इट्स काइंड ऑफ अ ट्रैफिक पुलिसमैन, जो कि इंस्ट्रक्शंस के फ्लो को कंट्रोल करता है। कौन से इंस्ट्रक्शन को कितनी देर तक वेट कराना है, कौन से इंस्ट्रक्शन को CPU जो है पहले सॉल्व करेगा या ALU, और कौन से इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में रखना है और कब रखना है। तो ये काम कंट्रोल यूनिट कर रहा होता है। असल में जो बैक एंड में इंस्ट्रक्शन स्केड्यूलिंग होती है वो रिलेट कर रही होती है CPU के कंट्रोल यूनिट के साथ। इसलिए मैंने आपको कहा था कि बैक एंड और CPU का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। सो इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग का मेन काम क्या होता है? इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस मेंटेन करना, कैसे एग्जीक्यूट करनी है। फिर इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि कहीं हार्डवेयर में हार्डवेयर स्टॉल्स और इंटरलॉक ना आ जाए। मतलब इसका मतलब मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूँ
कि सपोज करें कि आपने प्रिंटर को एक कमांड भेजी प्रिंट के लिए, तो आप जब तक पहला पेज प्रिंट नहीं होगा उसके साथ 3 पेज और भेज देंगे तो हो सकता है कि हार्डवेयर इंटरलॉक कर जाए। ठीक है, ये मैं कंपाइलर की टर्म में तो एग्जांपल नहीं दे रहा, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो सीपीयू जो बैक एंड होता है उसमें इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग का एक ये भी काम होता है कि इंस्ट्रक्शन को केयरफुल तरीके से सीपीयू तक भेजा जाए। ये ना हो कि हम इतनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस एक साथ भेज दें या 2 इंस्ट्रक्शंस आपस में कॉन्फ्लिक्ट करें, जिसकी वजह से सिस्टम आपका स्टॉल का मतलब होता है कि उसमें थोड़ा सा झोल कोई प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, या इंटरलॉक जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा जो है हमारे पास डेड लॉक, कहीं हमारे पास डेड लॉक का करना हो जाए। ठीक है, एक ही वक्त में 3 इंस्ट्रक्शन सॉल्व होने के लिए पहुंच जाएं, कौन सी पहले करनी है, कहीं सीपीयू के अंदर प्रॉब्लम ना आ जाए। ये इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग के ज़रिए ही हम लोग हल करते हैं। और उसके बाद आखिरी चीज़ होती है कि किस तरह हम लोगों ने सीपीयू के कौन से यूनिट को प्रोडक्टिवली यूज़ करना है। देखें, जितनी ज़्यादा आप अच्छी शेड्यूलिंग रखेंगे सीपीयू के अंदर इंस्ट्रक्शंस को सॉल्व करना उतना ज़्यादा आसान है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं, तो मैं जितनी ज़्यादा अच्छी लाइंस बनवाऊंगा, जितना आप लोगों के बीच में डिस्टेंस रखूंगा, जितना ज़्यादा मैं आप लोगों पे ध्यान रखूंगा, एग्ज़ाम का प्रोसेस उतना ज़्यादा अच्छा चलेगा। इसका मतलब है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आप लोगों की स्केड्यूलिंग कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये स्टूडेंट यहाँ बैठेगा, ये स्टूडेंट यहाँ बैठेगा, पहले इसको पेपर मिलेगा, पेपर इतने बजे शुरू होगा, इतने बजे, मैं स्केड्यूलिंग कर रहा हूँ। तो जितनी अच्छी स्केड्यूलिंग करूँगा सीपीयू उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी प्रोडक्टिविटी को अपने फुल के ऊपर इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम का, जो हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे। जहाँ पे मेरे पास इस लेक्चर का एंड होता है, मैं आपको जल्दी से रिवाइज करवा दूँ। आज हम लोगों ने डिस्कशन की बैक एंड के बारे में। बैक एंड के बारे में मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि बैक एंड जो होता है वो क्या करता है, वो आपके कोड को कन्वर्ट कर, ये डायग्राम आपने बहुत ध्यान से देखनी है। ठीक है, आपके कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में और फिर उसको सीपीयू तक पहुंचाता है। इसकी 3 जॉब्स होती हैं बैक एंड की, या इसके 3 पार्ट्स होते हैं, जो मर्जी कह लें। पहला पार्ट होता है इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन, दूसरा रजिस्टर एलोकेशन और तीसरा इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग। जैसे कि फ्रंट एंड में टोकन्स और ट्री थे। इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन का क्या काम होता है हमारे पास, कि ये जो आपके पास बाइनरी लैंग्वेज सीपीयू या असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए इंस्ट्रक्शन जो सीपीयू में पहुंच रही हैं, उसमें कौन से इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करना है। ठीक है, हम ये बात दोबारा मैं क्लियर कर दूं, यूजर ने लिखा C/X, वो C/X सारे प्रोसेस से गुजरता हुआ कहाँ पहुंचेगा, सीपीयू के पास। मैं उस इंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ असेंबली वाली इंस्ट्रक्शन की, जो यहाँ पे होंगी कि इन इंस्ट्रक्शंस को हमने, या बाइनरी कन्वर्जन हमने ऐसे करनी है कि जब वो सीपीयू तक पहुंचे तो वो मेमोरी भी कम ले और चले भी तेज। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ हम लोग क्या करते हैं, रजिस्टर एलोकेशन। सीपीयू के अंदर जो रजिस्टर्स हैं, कौन से एलोकेट करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, किन को बार बार चेंज करना है, किन वैल्यूज़ को परमानेंटली स्टोर करना है, वगैरह वगैरह। और आखिर में इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग, जिसमें हम लोग देखते हैं कौन सी इंस्ट्रक्शन पहले सॉल्व होगी, कौन सी बाद में होगी, किसको किस नंबर पे लिखना है, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसकी प्रायोरिटी कम है। यहाँ पे हमारे पास बैक एंड का एक बेसिक आइडिया जो है वो कंप्लीट होता है। वैसे तो आज हम लोगों ने 3 फेज़ कंपाइलर का जो है वो इंट्रोडक्शन पढ़ना था, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही छोटा टॉपिक है तो हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिज्यूम करेंगे। दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। और ये लेक्चर आज थोड़ा प्रिसाइज करने का मकसद ये भी है क्योंकि अब जो हमारा कोर्स है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो जाएगा, तो मैं आपको मेंटली प्रिपेयर करना चाहूँगा कि आप काइंडली मेंटली प्रिपेयर हो कि अब क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ऑनलाइन लेक्चर की सीक्वेंस में हैं, तो थोड़े से जब लेक्चर थ्योरेटिकल होते हैं तो थ्योरी को खुद पढ़ के समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मेरे पास हल ये है कि मैं लेक्चर्स थोड़े से शॉर्ट बनाऊंगा, लेकिन जितनी बात मैं करूंगा मैं कोशिश करूंगा कि आप उसको समझ लें। आखिर में मैं एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दूं कि आपकी एक असाइनमेंट अभी ड्यू है, जो कि मैं लास्ट वीक अपलोड नहीं मैंने की थी किसी इशू की वजह से। तो मैं बहरहाल इस वीक में इंशाल्लाह आपकी असाइनमेंट प्रिपेयर करके एक वीडियो पहले मैं बना दूंगा कि असाइनमेंट कैसे अपलोड करनी है और क्या उसका तरीक़ाकार है। सारी वीडियो की फॉर्म में मैं आपको बना दूंगा और फिर आप इंशाल्लाह मुझे नेक्स्ट वीक में अपनी असाइनमेंट सबमिट कराएंगे। दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. This was your lecture number 5. We will meet in lecture number 6 inshallah. Stay home, stay safe.